हेलो एवरीवन, नमस्ते, मोस्ट वेलकम। अभी हम हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बादल राग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना बादल राग उनका काव्य संग्रह अनामिका में से लिया गया है। बादल राग वैसे तो एक लंबी कविता है, लेकिन ये जो उसका जो छठवां भाग है वो हमारे सिलेबस में है। और इस बादल राग में कवि ने क्रांति का आह्वान किया है। संसार के दुख से पीड़ित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल का आह्वान करते हैं क्रांति को करने के लिए। और क्रांति जब होगी तो जो शोषक वर्ग है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको फायदा होगा। और जो पूंजीपति लोग हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो शोषक वर्ग हैं, वो भयभीत होगा और उनका नुकसान होगा। तो आइए पढ़ते हैं बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसमें हम कंप्लीट अपना जो कठिन शब्दार्थ है वो देखेंगे, इसकी संपूर्ण व्याख्या बताऊंगा, और साथ ही साथ जहां जहां से प्रश्न बन सकता है वो प्रश्न भी अपन देखने वाले हैं। हम कर रहे हैं इसका रिवीजन हमारा हिंदी कंपलसरी का, और एक एक चैप्टर पढ़ते हुए हमने जो 21 दिन का टारगेट रखा है इस कंप्लीट रिवीजन का, वो कंप्लीट पूरा करेंगे। तो देखो क्या कहता है कवि कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। एक एक शब्दार्थ का अर्थ बताऊंगा, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कवि आगे क्या कहता है कि जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। कवि ने देखा कि ये जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जो हवा है, इस हवा को कवि हवा रूपी सागर मानता है। तो समीर सागर का मतलब होता है बच्चों हवा रूपी सागर। चलिए यहां पे एक बार वापस देखते हैं कि समीर सागर का मतलब होता है हवा रूपी सागर। तो ये वायुमंडल में हवा रूपी सागर जो है, यानी जो हवा जो चल रही है, इस हवा पर बादल जो तैर रहे हैं, तैरते हुए जो बादल हैं, उन बादलों को कवि ने क्या माना है? उन बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। तो क्या कहते हैं कवि कि इस हवा रूपी सागर पर जो बादल तैर रहे हैं, तीर्ति है। तीर्ति का मतलब होता है तैरना। कौन तैर रहा है? बादल जो तैर रहे हैं, तीर्ति है अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तो ये बादल क्या है? ये तैरते हुए बादल। कहां तैरते हुए? इस हवा रूपी सागर पर तैरते हुए बादल दुख की छाया है। मतलब कि दुख की छाया पड़ रही है किसके लिए? उन शोषक वर्ग के लिए, उन पूंजीपतियों के लिए। अस्थिर सुख का मतलब क्या है? कि वो लोग जिन्होंने इन गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, दबे कुचले लोगों का जो शोषण करके जो पूंजीपति बने हैं और आज जो सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, ये उनकी सुख सुविधाएं अस्थिर हैं, स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये थोड़े समय के लिए है। और इनके इस अस्थिर सुख पर अब दुख की छाया मंडराने लगी है। उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि भाई अब हमारे लिए कठिन समय आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि क्रांति होगी। क्योंकि जब इनको दबाया जा रहा है तो कितने दिन दबाओगे? तो क्रांति होगी, और क्रांति होगी इसका पता कैसे चल रहा है? ये जो बादल दिखाई दे रहे हैं ना, ये बादल क्रांति का प्रतीक है। ये बादल बता रहे हैं कि अब क्रांति होने वाली है। तो इसीलिए इस अस्थिर सुख पर, किसका अस्थिर सुख? उन पूंजीपतियों के अस्थिर सुख पर अब बादल की छाया मंडराने लगी है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। और ये संसार, जग का मतलब होता है जगत, जग का मतलब होता है संसार। तो ये संसार जो अभी दुखी है, जो कमजोर तबका है, जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, वो दुखी है। उनके दुखी हृदय पर, निर्दय का मतलब होता है कि जिसमें दया नहीं हो। विप्लव का मतलब होता है क्रांति। विप्लव का मतलब होता है विद्रोह। तो उनके दुखी हृदय में, क्योंकि वो भर गए पूरी तरह से, अब वो कोशिश, मतलब उनका यह है कि अब तो क्रांति हो जाए बस। तो उनके हृदय में, और क्रांति भी कैसी? बिना दया की, पूरी तरह से उनका नाश कर देंगे। तो निर्दय विप्लव की प्लावित, प्लावित का मतलब होता है चारों तरफ से डूबी हुई, चारों तरफ से भरी हुई, चारों तरफ से घेरे हुए, वो मायावी शक्ति जो है वो उसमें भरी हुई है। तो कवि कहता भाई ये संसार पूरी तरह से परेशान, और अब तो क्रांति करने के लिए आतुर है। और जब क्रांति होगी तो ये जो शोषक वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, इनका पूरी तरह से विनाश होना है। आगे क्या कहता है कवि कि यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। हे बादल, तुम जो अभी आकाश में जो दिखाई देना शुरू हुए हो, और क्योंकि बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है कवि ने, तो कवि कहता है कि तुम्हारी जो ये रणतरी है, रणतरी का मतलब होता है युद्ध की नौका।
तो ये तुम्हारी जो युद्ध की नौका है, युद्ध की नौका कैसे क्यों माना है? क्योंकि भाई जिस तरीके से पानी में नौका होती है और उस नौका में अगर शस्त्र साजो सामान अगर रखा हो, उसी तरीके से ये इस हवा को कवि ने एक सागर माना है। और इस सागर पर जो बादल तैर रहे हैं, तो इन तैरते हुए बादलों को कवि क्या कहता है भाई? ये तैरते हुए बादलों को कवि ने नौकाएं माना है। ठीक है ना? ये जैसे कि नौका है, और नौकाएं कैसी है? युद्ध की नौका है। तो कवि कहता है तुम्हारी जो ये युद्ध की नौकाएं है, इनको देख करके इनके मन में, किसके मन में? कमजोर तबके के, गरीबों के, किसानों के मन में थोड़ी आकांक्षा जगी है, थोड़ी आशा जगी है कि भाई अब हमारे लिए अच्छा समय आ रहा है, अब क्रांति होगी, और क्रांति होने से उनका फायदा होगा, जबकि पूंजीपति और जो शोषक वर्ग है उनका नुकसान होगा। तो कैसे हो रहा है? तुम्हारे इन युद्ध की नौकाओं को देख करके। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पद की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि घन भीरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की, ऊंचा करके अपना सिर ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल। बादल को एक आह्वान करते हुए, बादल को क्रांति का आह्वान करते हुए निराला जी क्या कह रहे हैं कि तेरी इस युद्ध की नौका को देख करके उनके हृदय में आकांक्षा जगी है, और साथ ही साथ तेरा ये घन, घन का मतलब होता है तेरी आवाज, जब बादल जब गरजते हैं तो उन गर्जन को सुन करके, और भेरी गर्जन, और भेरी गर्जन का मतलब होता है युद्ध का नगाड़ा जो बजता है ना, मतलब बादल जो जब बरसना शुरू करते हैं तो गरजते हैं भयंकर रूप से, तो उसे युद्ध का नगाड़ा के रूप में यहाँ पे कवि ने जो है वो संबोधित किया है। तो कवि कहता है कि तुम्हारी आवाज को सुन करके, तुम्हारे गर्जन को, तुम्हारे तर्जन को सुन करके, और सजग हो जाता है। सजग का मतलब होता है सचेत होना, सजग मतलब होता है सचेत होना, सजग हो जाता है कौन? सुप्त अंकुर। सुप्त का मतलब होता है सोया हुआ, सुप्त का मतलब होता है सोया हुआ। कौन सोया हुआ? जो अंकुर है, जो बीज है। अंकुर का मतलब होता है बच्चों बीज। बीज क्या होता है कि जो पृथ्वी के हृदय में, जो भूमि पर, जो जमीन में जो गड़ा हुआ बीज होता है, जो लंबे समय से पड़ा था वहां पे, क्योंकि पानी उसे नहीं मिल रहा था, इसलिए वो उग नहीं रहा था। लेकिन अब जैसे बादल गरजे तो उन बीजों को भी लगा कि अब तो बारिश होगी, और बारिश होने से आपने देखा चारों तरफ हरियाली नहीं छा जाती है, क्योंकि उन्हें पानी मिलता है। तो वो बीज जो पड़ा था, अदृश्य था, वो एकदम सजग हो जाता है कि अब तैयारी करो, अब हमें भी नया जीवन मिलेगा, हम भी उगेंगे, हमें भी नया जीवन मिलेगा। तो तुम पृथ्वी के हृदय में वो पड़ा हुआ बीज भी क्या हो जाता है? सजग हो जाता है। क्या सुन करके? बादलों तुम्हारा गर्जन और तर्जन सुन करके। उर में पृथ्वी के, तो पृथ्वी के उर में जो बीज पड़ा था, जो हृदय में जो बीज पड़ा था, वो भी सजग हो जाता है आशाओं से नव जीवन की। क्यों सजग हो जाता है? क्योंकि उनमें भी आशाएं, क्योंकि उन्हें भी आशा है किस बात की? नया जीवन मिलेगा। अंकुर, वो बीज जो है वो अंकुरित होगा तो नया जीवन मिलेगा, ऐसी आशाओं से वो भी सजग हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो दबे कुचले लोग थे, जो बिल्कुल निराश हो चुके थे, लेकिन जैसे ही बादल दिखाई दिए, बादलों क्रांति जो है वो होने की उन्हें एक आशा प्रतीत हुई, तो वो भी सजग हो गए, वो भी अपना हथियार पकड़ के तैयार हो गए। ऊंचा करके अपना सिर ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल। ये सुसुप्त अवस्था में जो बीज पड़े थे ना, जैसे ही बादलों की गर्जन हुई, एकदम अपना सिर ऊंचा किया, हाँ बादल आ गए, अब तो बरसेंगे। तो जो छोटे तबके के लोग थे वो भी अब तो तैयार हो गए, हाँ अब तो क्रांति होगी, हम भी अपना योगदान देंगे इसमें। हे विप्लव के बादल, क्रांति, हे विप्लव के बादल। देखो बच्चों, यहां से प्रश्न बन सकता है कि हे विप्लव के बादल से क्या तात्पर्य है? तो यहां पर कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानता है। कहता है अब तुम बरसो ताकि नया जीवन मिले। किसको? अंकुरों को, वगैरह को। मतलब अब क्रांति हो जाने दीजिए, अब क्रांति हो जाए ताकि जो है इन लोगों का दुख समाप्त हो जाए, इन गरीब तबके लोगों का, मजदूर किसान वर्ग का दुख जो वो समाप्त हो जाए। कवि इन पीड़ाओं से पीड़ित हैं। आगे क्या कहता है कवि? देखो यहाँ पे कुछ कठिन शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं। तीर्थी का मतलब वैसे मैंने आपको बता दिए, पर एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तीर्थी का मतलब होता है बच्चों तैरती हुई। कौन तैरते हुए? बादल हवा पर तैरते हुए। समीर सागर का मतलब होता है वायु रूपी समुद्र, हवा रूपी समुद्र के ऊपर बादलों का तैरना। अस्थिर, अस्थिर का मतलब होता है क्षणिक, चंचल। दग्ध का मतलब होता है जला हुआ होना। अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जग के दग्ध हृदय पर, जगत के जले हुए हृदय पर, यानी संसार के दुखी प्राणियों के हृदय पर। निर्दय का मतलब होता है बेदर्द, बिना जिसे दया नहीं आवे। विप्लव का मतलब होता है क्रांति। विप्लव का मतलब होता है विनाश। विप्लव का मतलब होता है विद्रोह। प्लावित का मतलब होता है बाढ़ से चारों तरफ से घिरा हुआ, बाढ़ से ग्रस्त। रणतरी का मतलब होता है युद्ध की नौका। घन का मतलब होता है बादल।
माया का मतलब होता है खेल, आकांक्षा का मतलब होता है कामना, आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। आगे लिखा हुआ है भेरी, भेरी का मतलब होता है नगाड़ा, रणभेरी युद्ध का नगाड़ा। सजग का मतलब होता है जागरूक, सजग का मतलब होता है सचेत। सुप्त का मतलब होता है सोया हुआ, सुप्त अंकुर जो था, सोया हुआ जो बीज पड़ा था पृथ्वी के हृदय में, अंकुर का मतलब होता है बीज, निकला नन्ना पौधा, उर का मतलब होता है हृदय, और ताकना का मतलब होता है अपेक्षा से एकटक देखना, किसी की तरफ ताकना, किसी की तरफ देखना, कुछ आशा लिए हुए, तो ये होता है ताकना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट पद की तरफ। आगे देखो क्या लिखा हुआ बच्चों, बच्चों मैं बता दूं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये अपन हिंदी कंपलसरी का रिवीजन कर रहे हैं। हम इसी तरीके से ज्योग्राफी का हमारा अभी फिलहाल रिवीजन चल रहा है। तो अगर आपकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, सब तीनों जो स्ट्रीम होते हैं उनका कॉमन सब्जेक्ट होता है, और साथ ही साथ इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, ये सारे सब्जेक्ट का हम रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। और अगर आप कंप्लीट जो है ना ये कोर्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, ये जो मैंने सब्जेक्ट बताए इन सभी सब्जेक्ट्स का, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज। जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं, बाकी तो जो पुराने हैं हमारे रेगुलर बच्चे उनको पता है। तो ये हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, और ये ऐप आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। कंप्लीट कोर्स अगर आप लेना चाहते हो किसी एक सब्जेक्ट का, फुल वैलिडिटी आपको एग्जाम तक रहेगी, ओनली 99 रुपए, ओनली 99 रुपए में हम आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं बच्चों। इस कोर्स में आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट जब आप सबमिट करोगे तो आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा और आपको पता चलेगा आप कहां पे रैंक कर रहे हैं, आपसे आगे कितने बच्चे हैं, आप कहां पे हो, या फिर आप कितने बच्चों से आगे हो। तो ये सारी चीजें आपको हमारे इस कोर्स में मिलेगी। ओनली 99 रुपए का कोर्स है, किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हो, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, सारे के। इसके अलावा इसी ऐप में आपको, अगर आप केवल मॉडल पेपर्स प्राप्त करना चाहते हो तो भी आपको मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। 10-10 मॉडल पेपर्स हमने सब्जेक्ट वाइज तैयार किए हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के 10-10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे ओनली 29 रुपीज में। केवल 29 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के। इसी तरीके से अगर आप केवल नोट्स प्राप्त करना चाहते हो, आपको केवल नोट्स चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, तो ओनली बच्चों हम 11 रुपए में, ओनली 11 रुपए में हम आपको कंप्लीट नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं। सिर्फ 11 रुपीज में पूरे सब्जेक्ट का, हिस्ट्री के आप नोट्स लेना चाहो 11 रुपए, ज्योग्राफी के नोट्स लेना चाहो 11 रुपए, पॉलिटिकल साइंस के नोट्स लेना चाहो ओनली 11 रुपए। इसी तरह आप अगर हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बच्चों ज्वाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मैंने बताया ना कि ये सबमिट करते ही आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा और आप कहां रैंक कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज को आप 2 बार 3 बार अपनी रैंक को इंप्रूव करने के लिए बार बार टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हो। तो ये टेस्ट सीरीज बच्चों मिलेगी आपको ओनली 21 रुपीज में। एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज ओनली 21 रुपीज में। ये कंप्लीट आपको सिलेबस, ये सब कुछ आपको हमारे ऐप में मिलेगा। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे हमें मैसेज करोगे, व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको हमारी सारी लिंक्स मिल जाएगी। हमारी लिंक मिलेगी आपको, ऐप की लिंक मिल जाएगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हुए हैं जहां पे हम एग्जाम से रिलेटेड चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, तो वो लिंक मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी जहां पे हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, हमारा ऐप का लिंक, हमारी वेबसाइट का लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, हमारे जो प्लेलिस्ट है हमारी, उन सबका लिंक आपको मिल जाएगा बच्चों। इस जो है वो हमारा नंबर है, इसको नोट कर लीजिए, 9079622989। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। बच्चों ये जो कोर्स बताया ना मैंने, हजारों बच्चे हमारे साथ इन कोर्सेज को लिए हुए हैं, एनरोल्ड हैं, बच्चे इनका फायदा ले रहे हैं। आप लोग भी क्यों चूक रहे हो, जब हम कंप्लीट चीज आपको 11 रुपए में दे रहे हैं, 21 रुपए में दे रहे हैं, ओनली 29 रुपीज में दे रहे हैं, और पूरा कंप्लीट कोर्स तो ओनली 99 रुपए में दे रहे हैं। तो जरूर आप जो है उसका फायदा लीजिए और अपनी तैयारी को इंप्रूव करके 100% नंबर प्राप्त कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीजों को देखने के बाद एक बार फिर से, और अब यहां पे हम देखेंगे कि एक बार फिर से निराला जी बादलों का आह्वान करते हुए क्या कहते हैं कि फिर बार बार गर्जन, वर्षण मूसलाधार, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, शोर सुन सुन घोर वज्र हुंकार। बादलों से आह्वान करते हुए कि हे बादलों, आपकी बार बार इस गर्जन को सुनकर के, बादलों के उस घोर गर्जन को सुनकर के, फिर तुम्हारी बार बार होने वाली इस गर्जना को सुनकर के, और साथ ही साथ तुम्हारे इस मूसलाधार बारिश को देख करके ये संसार जो है ये अपना हृदय थाम लेता है, डर जाता है, भयंकर रूप से डरा हुआ है। क्यों? क्रांति से
कौन नहीं डरेगा भाई, हर व्यक्ति क्रांति से डरेगा। तो ये संसार डरा हुआ है। आगे क्या कहता है, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, तुम्हारे इस हुंकार को, इस भयंकर वज्र के समान होने वाले इस भयंकर हुंकार को सुनकर के संसार डरा हुआ है, अपना हृदय थाम लिए हुए है। आगे क्या कहता है, कवि कहता है, असनीपात से सापित उन्नत सत सत वीर। असनीपात का मतलब होता है बिजली का गिरना, है ना, बिजली का गिरना। भाई बिजली जब गिरती है तो कितना भयंकर डर लगता है, बिजली का गिरना। तो बिजली के गिरने से, सापित मतलब दुखी, बिजली के गिरने से, उन्नत मैंने ऊंचा उठा हुआ, सत सत मैंने सैकड़ों वीर। मतलब कि क्या होता है कि जो शक्तिशाली लोग हैं, जब क्रांति होती है तो वो भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। या फिर कवि इस तरीके से कह रहा है कि जैसे ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होते हैं, गगनचुंबी जो पहाड़ होते हैं, जब उनके ऊपर बिजली गिरती है तो वो भी तहस नहस हो जाते हैं। आगे क्या कहता है, छत छत विकसत हत अचल शरीर। अचल मतलब जो जो पर्वत हैं, जो पहाड़ हैं, जो हिलते नहीं हैं, उस पर्वत पर भी जब बिजली गिरती है तो वो भी हत हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, छत विक्षत हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। तो क्रांति तो भाई किसी को नहीं छोड़ती, और ये क्रांति जो है ये इनके लिए एक प्रकार से जो है वो बहुत भयंकर खतरा है। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, गगन स्पर्शी का मतलब होता है गगन को छूने की आकांक्षा रखने वाले, इस आसमान को छूने की आकांक्षा रखने वाले जो बड़े बड़े वीर, जो बड़े बड़े महापुरुष, जो बड़े बड़े पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं, जब इन पर भी बिजली गिरती है तो वो भी, उनका भी नाश हो जाता है। तो क्रांति होने से इन पूंजीपति वर्ग का नाश होने वाला है। इसलिए कवि कहता है, हे बादलों, हे विप्लव के बादल, अब तो क्रांति करिए। आगे देखो क्या लिखा है कवि, कि हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से ही छोटे शोभा पाते। अब कवि क्या कह रहा है कि जब क्रांति होती है या फिर जब तूफान आता है ना, जब तूफान आता है तो जो छोटे पौधे होते हैं ना, वो हाथ हिला, मतलब आपने देखा होगा छोटे पौधे उस हवा के, तेज हवा के झोंके के साथ हिलते हैं, कभी इधर कभी उधर। लेकिन बड़े पेड़ क्या करते हैं, बड़े पेड़ लुढ़क जाते हैं, बड़े पेड़ टूट जाते हैं, बड़े पेड़ विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। उसी तरीके से जब क्रांति होगी तो ये पूंजीपति वर्ग, उनका नाश होगा, उनका नुकसान होगा, ये जो शोषक वर्ग है उसका सत्यानाश हो जाएगा। और जो छोटे पौधे की तरह जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, इनको कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। अब ये जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो हरे हरे पौधे हैं, सस्य अपार का मतलब होता है जो हरियाली से भरे हुए हैं, ये हिल हिल करके, खिल खिल करके, खुश हो करके तुझे हाथ हिलाते हिलाते बुलाते हैं बादलों को, और बरसो और बरसो। तो ये जब क्रांति का आह्वान करते हैं तो छोटे लोग चाहते हैं कि हो जाए क्रांति, हो जाए क्रांति, है ना। विप्लव रव से, विप्लव रव का मतलब होता है क्रांति के शोर से। तो भाई जब क्रांति होगी, जो विद्रोह होगा, उस क्रांति से शोभा पाते का मतलब होता है बच्चों फायदा होना। तो इस क्रांति से किसको फायदा होगा, छोटे तबके के लोगों को, गरीब मजदूर शोषित पीड़ित लोगों को जो है वो फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है कवि ने, यहाँ पे देखो, अब तो कुछ एक बार कठिन शब्द आता है, फिर से देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता तो दिए हैं, पर फिर से देख लेते हैं। वर्षण का मतलब होता है बारिश होना, बार बार वर्षण, बार बार वर्षण, बार बार गर्जन, वर्षण मूसलाधार। तो बारिश होना, मूसलाधार का मतलब होता है जोरों की बारिश। हृदय थामना, डर जाना, भयभीत हो जाना, भयभीत होना। घोर का मतलब होता है भयंकर। वज्र हुंकार का मतलब होता है वज्रपात के समान भयंकर आवाज। वज्रपात होता है ना, कठोर से कठोर, भयंकर से भयंकर तेज आवाज होती है। तो बिजली जो गिरती है वो वज्रपात के समान आवाज होती है। असनीपात का मतलब होता है बिजली का गिरना। बिजली गिरने से बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं नष्ट हो जाते हैं। शापित का मतलब होता है श्राप से ग्रस्त, है ना, किसी को श्राप मिलता है ना, श्राप का उल्टा जैसे वरदान होता है, तो श्राप से ग्रस्त। उन्नत का मतलब होता है बड़े बड़े, उन्नत हत छत विक्षत। सत सत का मतलब होता है सैकड़ों, विक्षत मैंने घायल, हत मैंने मरे हुए। अचल का मतलब होता है पर्वत। गगन स्पर्शी का मतलब होता है आकाश को छूने की आकांक्षा रखने वाले। स्पर्धा धीर का मतलब होता है आगे बढ़ने की होड़ करने वाले। और लघु भार का मतलब होता है हल्के। सस्य का मतलब होता है हरियाली। अपार का मतलब होता है बहुत ज्यादा। रव का मतलब होता है शोर और आवाज या कोलाहल। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पद की तरफ, और अगला पद बच्चों लिखा हुआ है कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन।
क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता कौन, सेसव का सुकुमार शरीर। अब देखो कवि क्या कह रहा है कि भाई ये जो बड़े बड़े जो भवन बने हुए हैं और इन भवनों में जो लोग रह रहे हैं, है ना, ऊंची ऊंची जो अट्टालिकाएं बनी हुई है बच्चों, ये इतने ऊंचे ऊंचे जो भवन बने हुए हैं ना, ये भवन नहीं है, ये आतंक के भवन हैं। इन घरों में रहने वाले लोग हमेशा भयभीत रहते हैं। क्यों? ये इन्होंने मकान तो बना लिए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े भवन, इतने बड़े बड़े बंगले तो बना लिए। किससे बनाए? इन गरीब तबके के लोगों का शोषण करके। इनका सारा कमाया हुआ, सारी मेहनत का फल तो ये लोग ले गए और इसमें ये रह रहे हैं। लेकिन ये आतंक के भवन है। क्यों? क्योंकि उनका शोषण करके बनाए गए हैं। तो कवि कहता है अट्टालिका नहीं है ये, ऊंचे ऊंचे भवन नहीं है ये, अट्टालिका नहीं है ये, आतंक भवन है। इनमें सदा रहने वाले लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, आतंकित हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। कवि कहता ध्यान रखना कि जो क्रांति होती है ना, वो हमेशा नीचे लोग तबके के लोगों द्वारा ही होती है, इन लोगों के द्वारा नहीं होगी। जो महलों में रहते हैं ये कभी क्रांति नहीं करेंगे, ये तो चाहेंगे क्रांति नहीं हो ताकि ये सुरक्षित रहें। लेकिन भाई जिस तरीके से जो कीचड़, जो कमल होता है वो कहाँ खिलता है? कीचड़ में ही खिलता है। पंख का मतलब होता है कीचड़। तो जिस तरीके से कीचड़, तो जिस तरीके से जो है वो कीचड़ में कमल खिलता है, उसी तरीके से क्रांति भी इन छोटे तबके के लोगों द्वारा की जाएगी। और जब क्रांति होगी तो ये ऊंचे ऊंचे भवन में रहने वाले लोगों का नाश होगा। आगे क्या कहता है कि क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। क्षुद्र मैंने छोटे, प्रफुल्ल मैंने खुशी में, जलज का मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला। कौन? कमल। तो जल में जन्म लेने वाला जो कमल होता है, उस कमल के नेत्रों से लगातार जो बूंदे है ना, ओस रूपी बूंदे जो गिरती है, तो कवि कहता है यहां से उनके आंखों से लगातार आंसू गिरते रहते हैं। मतलब क्या है कि इन बड़े बड़े भवनों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उन बच्चे वो हमेशा भयभीत रहते, डरे हुए रहते हैं, उनकी आंखों से आंसू टपकते हैं। सदा छलकता नीर, हमेशा डरे हुए रहते हैं, रोते हैं, आंसू गिरते हैं। रोग शोक में भी हंसता से सबका सुकुमार शरीर। जबकि दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ ये छोटे छोटे, मान लीजिए ये झोंपड़े हैं भाई, तो इन झोंपड़ों में रहने वाले जो लोग हैं, इन झोंपड़ों में रहने वाले छोटे गरीब तबके के लोगों का, आपने कभी आप कभी बड़े शहरों में गए होंगे तो एक तरफ तो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, दूसरी तरफ बिल्कुल छोटे छोटे जो झोंपड़पट्टी है वहां पे लोग रहते हैं। तो कवि क्या कह रहा है कि एक तरफ तो इन बड़े बड़े भवनों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके बच्चे हमेशा भय और डर से रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं, उनकी आंखों से आंसू टपकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, ये बीमारी में भी, कमजोरी में भी जो है वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। तो क्या कहता है कि रोग शोक में भी, अगर वो बीमार भी हैं तब भी सेसव का सुकुमार शरीर, इन छोटे छोटे बच्चे जो है वो क्या करते हैं? हंसते प्रफुल्लित रहते हैं। आगे क्या कहता है कवि भाई, देखो, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। रुद्ध कोश का मतलब होता है, रुद्ध मैंने रुका हुआ होना, रुका हुआ है। क्या? कोष का मतलब होता है खजाना। तो ये जो बड़े बड़े भवनों के जो लोग हैं भाई, इनका जो खजाना है वो इन्होंने तालों में बंद कर दिया है, और इनके तालों में बंद ये खजाना अभी रुका हुआ है, ये कोई काम नहीं आ रहा है। न तो ये लोग इसको यूज कर रहे हैं, और न ही इन गरीब तबके के लोगों का जो झोपड़पट्टी में रहते हैं इनके काम आ रहा है। तो इनका कोष रुका हुआ है, इनका खजाना जो है वो तालों में बंद है, और क्षुब्ध तोष हैं, और साथ ही साथ इनको संतोष भी नहीं है, क्योंकि हमेशा डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं कब क्रांति हो जाए और कब हमारा धन छीन जाए हमसे। तो ये तोष का मतलब होता है संतोष, तो इन्हें अभी संतोष भी नहीं है, ये दुखी हैं। अंगना अंग से लिपटे भी, अंगना का मतलब होता है स्त्री, तो स्त्री के अंग मैंने शरीर, तो स्त्री के शरीर से लिपटे हुए यहाँ पे रहने वाले, इन बड़े बड़े भवनों में रहने वाले लोग अपनी अपनी पत्नियों के शरीर से लिपटे हुए भी आतंक से, डर से अंक पर कांप रहे हैं। अंक मैंने गोद, तो उनकी गोद में भी क्या कर रहे हैं भाई? ये कांप रहे हैं, डर रहे हैं, दूज रहे हैं, कंपन हो रहा है। क्यों? क्रांति होने वाली है। आगे कहता है धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। और ये धनी मैंने धनवान लोग, ये जो धनवान लोग हैं, ये जो रुपए पैसे वाले जो शोषक वर्ग हैं, ये वर्ग वज्र गर्जन से, हे बादल तुम्हारे उस भयंकर गर्जना से
अपने अपने नयन मैंने नेत्र, नयन मैंने अपनी आंखें, अपने नेत्र, त्रस्त का मतलब होता है दुखी, और इस तुम्हारे इस भयंकर गर्जन से, तुम्हारे इस भयंकर बादलों की इस गर्जन और तर्जन और आवाज से ये धनवान लोग अपने नेत्र ढांप रहे हैं। ढांपना मतलब छिपा देना, और अपना मुख छिपा लेते हैं। इतने डरे हैं कि अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपना मुख ढांप लेते हैं, इतने भयंकर रूप से भयभीत हैं। बादल, क्रांति करो तुम, तो निराला जी कहते हैं भाई। आगे देखो क्या लिखा है। अब यहाँ पे एक बार फिर से कठिन शब्दार्थ है। अट्टालिका, जो बड़ी बड़ी भवन जो हैं, अट्टालिका का मतलब होता है अटारी या महल। आतंक भवन का मतलब होता है भय का निवास, क्योंकि इसमें जो लोग रह रहे हैं ये भयभीत हैं, क्योंकि इन्होंने उन गरीब तबकों के लोगों का शोषण करके ये बड़े बड़े भवन बनाए हैं। पंख का मतलब होता है कीचड़, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। प्लावन का मतलब होता है बाढ़। शूद्र का मतलब होता है तुच्छ या छोटा। प्रफुल्ल का मतलब होता है खिला हुआ, हंसता हुआ। अगला लिखा है जलज, मैंने जल में जन्म लेने वाला। कमल, नीर का मतलब होता है पानी। शोक का मतलब होता है दुख। शैशव का मतलब होता है बचपन। सुकुमार मैंने कोमल। रुद्र का मतलब होता है रुका हुआ। कोष मैंने खजाना। क्षुब्ध का मतलब होता है क्रुद्ध और अशांत। तोष का मतलब होता है शांति, संतुष्टि या संतोष। अंगना का मतलब होता है पत्नी। अंक का मतलब होता है शरीर, और अंग का मतलब होता है शरीर, और अंक का मतलब होता है गोद। वज्र गर्जन का मतलब होता है वज्र के समान गर्जना, बादल की गर्जना। त्रस्त का मतलब होता है भयभीत, दुखी। आइए आगे बढ़ते हैं और अंतिम पद की तरफ बढ़ते हैं। और अंतिम पद बच्चों लिखा हुआ है कि जीर्ण बाहु है सिर न शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। हे बादल, हे विप्लव के वीर। हे विप्लव यानी क्रांति। विप्लव का मतलब होता है बच्चों क्रांति। तो यहाँ पे बादलों का आह्वान करते हुए निराला जी कहते हैं कि हे क्रांति के वीर। क्रांति, अब देखो विप्लव का वीर किसे कहा गया, ये यहाँ से भी एक छोटा प्रश्न बन सकता है। तो कवि ने विप्लव का वीर भाई बादल को कहा है। विप्लव यानी क्रांति का योद्धा किसे कहा है कवि ने, तो क्रांति का योद्धा कवि ने बादल को कहा है। क्या कहता है कवि कि हे बादल, थोड़ी थोड़ी तो दया करो तुम, अब तो तुम क्रांति कर दो, अब तो तुम बरस पड़ो। क्यों? क्योंकि ये जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, इनकी भुजाएं अब कमजोर हो गई है, जीर्ण हो गई है भाई। अब इनमें ताकत नहीं रही। इन्होंने जीवन भर खूब मेहनत करी, लेकिन उनकी मेहनत की कमाई तो ये शोषक वर्ग लेके गया, ये पूंजीपति वर्ग लेकर के गया। इनकी भुजाएं अब शीर्ण हो गई है, इसमें ताकत नहीं है, और इनका शरीर भी जो है वो अब कमजोर हो गया है। शीर्ण का मतलब होता है कमजोर। तो ये थक चुके हैं, अब इनमें इतना ताकत नहीं रही, इसलिए ये तुझे बुलाता है। ये कृषक जो है, ये किसान वर्ग जो है भारत का, ये तुझे बुला रहा है। हे बादल, अब तो क्रांति करो। हे बादल, अब तो बरसो। हे बादल, अब तो दया करो। आगे क्या कहता है, चूस लिया है उसका सार। इन पूंजीपतियों ने, इन शोषक वर्ग ने इस बेचारे कृषक का संपूर्ण सार, उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी कमाई, उसका सब कुछ चूस लिया है। अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। हाड़ मात्र ही है आधार। अब तो खाली हड्डी हड्डी बची है, अब तो खाली कंकाल मात्र बचा है। हे बादल, और हे जीवन के पारावार, जीवन देने वाले, जीवन बरसाने वाले। यहाँ पे हे जीवन के पारावार किसे कहा, एक बार फिर से प्रश्न बन सकता है। तो ये भी बादल को कहा है कवि ने। जीवन दान, जीवनदायी, जीवन देने वाला, तो बादल को कवि ने कहा है जीवन के पारावार। आगे क्या कहता है कवि, अब देखो कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। जीर्ण का मतलब होता है भाई पुराना। जीर्ण का मतलब होता है कमजोर। जीर्ण का मतलब होता है थका हुआ या शिथिल। बाहु का मतलब होता है भुजाएं। शीर्ण का मतलब होता है कमजोर या दुर्बल। कृषक का मतलब होता है किसान। अधीर का मतलब होता है व्याकुल। विप्लव का मतलब होता है विनाश, क्रांति। सार का मतलब होता है प्राण। हाड़ मात्र का मतलब होता है केवल हड्डियों का ढांचा, कंकाल। पारावार का मतलब होता है समुद्र, अथाह समुद्र। हे जीवन के पारावार, हे जीवन के अथाह सागर, कौन? बादल। हे जीवन के सागर। और बच्चों इसी के साथ अपनी ये हुई कंप्लीट जो है वो बादल राग हमने पढ़ा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल राग। ध्यान रखना इसमें से आपके एक व्याख्या जरूर आएगी, है ना। व्याख्या आपको पूछी जाएगी, निश्चित रूप से इसमें से एक व्याख्या बनेगी, इंपॉर्टेंट है। और आपको लिखना है कि जो बादल राग कविता है ये इनकी अनामिका रचना जो है, काव्य संग्रह है अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अनामिका में से लिया गया है। और इसमें से व्याख्या जरूर आएगी।
आएगी, प्रश्न उत्तर भी आएंगे। तो मैंने पूरी कोशिश करी है आपको बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझाने की, और इसका कंप्लीट वीडियो वैसे तो पूरी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे चैप्टर्स इसी तरीके से मिल जाएंगे। अदरवाइज मैंने आपको ऐप के बारे में कंप्लीटली बता दिया, वहां से आप जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले अगर आपका कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।